नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। वेब सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट। इस वेब सीरीज में एक ग्रुप ने एक मास्क पहन रखा है। वो मास्क है एक बहुत ही मशहूर कलाकार सल्वाडो डाली का, या फिर ऐसे कहा जाए मास्क में जो चेहरा है वो है सल्वाडो डाली। एक घटिया, बीमार, बदबूदार, घिनौना, गद्दार, लाशों को उकेरने वाला और वाहियात, या फिर एक जीनियस। लोग उसको इन्हीं सब नामों से बुलाते थे, जबकि वो एक महान पेंटर, राइटर, फोटोग्राफर, स्कल्पचर और फिल्म मेकर थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग उसको इतना बुरा क्यों बोलते थे? क्यों उसके पिताजी ने भी उनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया? और ऐसा क्या हुआ था कि उनके मरने के कई सालों बाद भी उनकी कब्र को दोबारा से खोदा गया? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस एपिसोड के लास्ट तक। सल्वाडो डाली एक स्पेनिश सूरेलिस्ट आर्टिस्ट, जिसका पूरा नाम था सल्वाडोर डोमिंगो फेलिप जैसिंटो डाली आई डोमेंच। अब सबसे पहले जो डाली का किरदार है, जो डाली का जीवन है, उसमें एक शब्द जुड़ा है दादा। अगर स्पेनिश में बोले तो दादा। अब ये दादा क्या था? दादा एक आंदोलन था जिसका एक हिस्सा था सल्वाडो डाली। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये आंदोलन किस चीज़ के लिए था, इसका मेन मुद्दा क्या था। ये आंदोलन शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब रूस में क्रांति हो चुकी थी और कलाकार कम्युनिज्म को अच्छा मान रहे थे। उस समय कुछ कलाकारों ने कला की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इस ग्रुप का उद्देश्य था पैसों को ही सब कुछ मानने वाली और हर चीज़ में, हर कला में तर्क ढूंढने वाली आवाम को ये बताना कि तर्क से बाहर भी कोई चीज़ है, जिसको लोग बेवकूफ़ी कहते हैं, मूर्खता कहते हैं, नॉनसेंस कहते हैं, मगर वो है और वो एग्जिस्ट करती है। मगर इसमें ये दादा क्या है? तो दादा को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब बनता है हॉबी हॉर्स। लेकिन हॉबी हॉर्स क्या हुआ? तो हॉबी हॉर्स का मतलब है लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा। तो अब भी आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि इसका भी इस आंदोलन से क्या लेना देना। तो बता देना चाहते हैं कि इसका जो नाम पड़ा था वो रखा गया था जर्मनी के एक फेमस आर्टिस्ट रिचर्ड ह्यूल्सनबर्ग के द्वारा। उन्होंने अपने सामने पड़ी एक डिक्शनरी को उठाया, उसके पन्ने को खोला और एक पेपर काटने वाला चाकू उसके ऊपर खोप दिया, और चाकू की नोक के नीचे जो शब्द था वो था दादा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे नाम कौन डिसाइड करता है? तो जैसा कि आपको बताया कि ये पूरा आंदोलन ही लॉजिक से परे था, बिना लॉजिक के और लॉजिक से ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं डाली की कहानी की तरफ। डाली का जन्म हुआ था 11 मई 1904 में स्पेन के फिगरस में। उसका जन्म अपने भाई की मौत के 9 महीने बाद हुआ। उसका नाम भी उसके भाई के नाम के ऊपर ही रखा गया था, सल्वाडो। माता पिता ने उसे बताया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसकी मौत 9 महीने पहले हो चुकी है। और डाली ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा
गंभीरता से लिया और आगे चलकर उसने मीडिया में एक टिप्पणी भी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोनों पानी की दो बूंदों की तरह थे, मगर हम में नज़र आने वाले अक्स अलग अलग थे। वो मेरा पहला संस्करण था जिसमें सब कुछ बहुत साधारण था। और इसके बाद उन्होंने अपने भाई की एक पेंटिंग भी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा द पोर्ट्रेट ऑफ माई डेड ब्रदर। और ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी 1963 में। उनके पिताजी बहुत ही सख्त स्वभाव के थे। वो एक वकील थे और एक नास्तिक इंसान थे, परंतु उनकी माँ का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा कोमल था। मगर जब डाली की उम्र 16 साल की थी उनकी माँ का देहांत हो गया और उनके पिता ने उनकी मौसी से शादी कर ली। मौसी अच्छी थी और डाली को पसंद भी थी। उसको माँ का प्यार उसकी मौसी से मिला भी, मगर माँ की याद आती थी और साथ में अपने बाप से चिढ़ आती थी। 1922 में वो घर से निकले और मैड्रिड पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सैन फर्नांडो रॉयल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ली। 1920 में वो पेरिस गए और वहाँ पर पाब्लो पिकासो और मेरो जैसे कलाकारों से मिले और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए। अब मैड्रिड में उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन वहाँ से डिग्री नहीं ले पाए, जिसका कारण था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना और कभी कभार तो एग्ज़ाम ना देना। इसके बावजूद भी वो चित्रकला के अलग अलग प्रयोग करते रहते थे, जिसमें डाडाइज़म या फिर दादाइज़म, क्यूबिज़म, फ्यूचरिज़म और सूरियलिज़म शामिल था। अब बता देना चाहूँगा कि जो दादाइज़म था, जब उसमें और ज़्यादा कलाकार जुड़ते रहे तो आगे चलकर वो सूरियलिज़म में बदल गया। ऐसे ही आवारागर्दी करते करते उनकी मुलाकात हुई थी एक पोइट से जिसका नाम था लोरका, फेडरिको गार्सिया लोरका। एक कवि होने के साथ साथ वो था एक प्रेमी। वो प्रेमी था सल्वाडोर डाली का, लेकिन डाली उसके साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाया और उसको छोड़ दिया। और डाली ने छोड़ने से पहले ये बताया कि उसकी यौन क्रीड़ा वाली पहलों में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। उसका कहना था कि कला को इससे दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो आंदोलन से भी अलग हो गया। आंदोलन के बाकी मेंबर्स को वो लताड़ने लगा था और इसके बाद उसका एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें उसने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन द surrealist एंड मी इज़ दैट आई एम अ surrealist। इसके साथ ही उसकी एक पेंटिंग बहुत ही फेमस हुई, मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसिस। इसके बाद उसके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि वो अब प्रगतिशील नहीं रहा, वो कमज़ोर हो चुका है, वो डरपोक हो चुका है, वो हिटलर की पूजा करता है और फ्रैंको का सपोर्टर है। अब हिटलर तो ठीक है, लेकिन ये फ्रैंको कौन था? फ्रैंको, जनरल फ्रैंको। स्पेन में 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में सिविल वॉर हुआ, जिसमें एक धड़े का आगू था फ्रैंको। डाली के जो साथी थे वो दूसरे धड़े को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर डाली चुप रहा। लास्ट में फ्रैंको की जीत हुई। जर्मनी के शासक हिटलर की मदद से फ्रैंको ने कई विरोधियों को मार डाला, जिसमें से एक था लोरका। उस समय डाली दूसरे देश में था। जब ये खबर डाली को मिली तो उसका रिएक्शन था ओले। अब बताना चाहूँगा कि ओले का अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो वो है बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्या था? उसका दुख, उसकी खुशी या फिर उसका पागलपन? ये कोई नहीं समझ पाया। इसके बाद डाली ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई और जितना समय अपना ब्रश चलाया,
उसमें लोरका का रेफरेंस देखने को मिला, या फिर लोग उसमें लोरका को ही ढूंढते रहे। अब लोगों को लोरका का रेफरेंस मिले या ना मिले, लेकिन लोरका की लिखी एक कविता मिली जो कि डाली के लिए थी, और वो कविता इस तरह से है। अनसोए प्रेम की रात हम दोनों के लिए एक उन्माद की रात थी, और पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा था। मैंने रोना शुरू कर दिया और तुम हंस रहे थे। तुम्हारा तिरस्कार एक ईश्वर था और मेरा विलाप कुछ पल थे, जंजीरों से बंधे कपोत थे। क्या लगता है आपको, क्या यही जीवन था सलवाडो का? नहीं, अभी उसके जीवन के बहुत से पहलू बाकी हैं। अभी उसको अपने से 10 साल बड़ी औरत के साथ बेपनाह इश्क करना है। अभी उसको अपनी माशूका की नंगी पीठ को कैनवस पर पेंट करना है और लोगों के सामने प्रदर्शित करना है। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिएगा। अगर रास्ते में आपने ब्रेक लगाई तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। स्पेनिश कवि लोरका ने डाली से बहुत प्यार किया, मगर डाली ने नहीं किया। लेकिन इसका मतलब क्या डाली के जीवन में कोई और नहीं आया? दरअसल जब डाली बहुत ही छोटा था तो बचपन में उसने एक किताब पढ़ी थी, और वो किताब थी फीमेल्स के यौन अंगों से होने वाली बीमारियों के बारे में। उस किताब में बहुत सी तस्वीरें भी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद डाली ने औरतों से एक तरह से दूरी बना ली थी। उस किताब को पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। और बताना चाहूँगा कि बचपन से ही डाली को चित्रकला में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, इसीलिए उसने इस विषय को अपने आगे के जीवन के लिए भी चुना। अब 1929 में उसने ऐसी और भी किताबें पढ़ी, और उसके बाद उसने एक पेंटिंग बनाकर प्रदर्शनी में लगाई। डाली की टोली का एक कवि, जो कि उसके ग्रुप का एक मेंबर था, पॉल इलवार्ड, वो उसकी एग्जीबिशन में आया। लेकिन पॉल के साथ थी उसकी वाइफ गाला। उन दोनों ने उस पेंटिंग को देखा, जिसमें एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, और वो थी रिजेक्शन ऑफ सेक्स। इस पेंटिंग का कोई नाम नहीं दिया गया था, इसलिए उस कवि साथी ने उस पेंटिंग का नाम दिया द लग्जरियस गेम, जिसका हिंदी में अनुवाद है शौक से भरा हुआ खेल। अब उस समय गाला डाली को देख रही थी और डाली गाला की तरफ लगातार देख रहा था। इसके बाद गाला डाली की म्यूस बन गई। म्यूस का कोई स्पष्ट अनुवाद नहीं है, मगर फिर भी अगर इसके कुछ अर्थ देखे जाएं तो वो हैं प्रेरणा, वासना या प्रेम। दोनों के ही बहुत ज़्यादा चर्चे होने लगे थे। गाला से मिलने के बाद डाली की दिलचस्पी क्रिश्चियन मिथकों में भी होने लगी। इसके बाद उसने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम रखा गया था द सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस। इस पेंटिंग के बारे में लिखते हुए डाली ने बोला, ये सब मज़े की बात है जो किसी भी चीज़ में मिल सकता है। यहाँ तक कि मैं कभी कभी अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के ऊपर थूक देता हूँ। जब ये बयान लोगों तक पहुँचने लगा तो ये पहुँचा उनके पिता के पास। उनके पिताजी इस बयान को सुनते ही आग बबूला हो गए और डाली को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उनका कहना था कि अपने से 10 साल बड़ी और एक डिवोर्सी महिला के साथ संबंध समाज में छवि को खराब कर रहे हैं। इसके बाद डाली मछुआरों की एक खोली में रहने लगे। वहीं पर गाला के साथ रहते हुए
डाली ने बहुत सी पेंटिंग्स भी बनाई और बहुत सी खोलियां खरीदी। मतलब कि डाली ने बहुत सी पेंटिंग्स बनाकर बेची और उन पैसों से बहुत सी बिल्डिंग्स भी बनाई। वो तब तक बिल्डिंग्स बनाता रहा जब तक कि उसका अंत समंदर के किनारे तक नहीं आ गया। डाली को लगने लगा कि गाला के साथ रहते रहते उसके संकीपन को अब सहारा मिल गया है, पर कब तक? इसके कुछ समय बाद 1931 में उन्होंने अपनी एक पेंटिंग बनाई, अ परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, जिसमें घड़ियों को दिखाया गया था। घड़ियां जिसको चींटियां खा रही हैं और कुछ घड़ियां जो कि मोम की तरह पिघल रही हैं। पेंटिंग्स को देखकर लोगों को एंजाइटी होने लगी। कहा जाता है कि उनकी पेंटिंग्स में एंजाइटी ही देखने को मिलती है। उनकी पेंटिंग्स को अगर देखा जाए तो वो अपने सपनों को पेंट करते थे। उनका कहना था कि वो जो कुछ अपने सपनों में देखते हैं वही वो कैनवस के ऊपर पेंट करते हैं। इसके साथ ही द न्यू यॉर्कर ने भी इसके बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, बर्फ से जमे हुए रात के बुरे सपनों को ये आदमी जागती हुई आंखों में ठूंस देता है। उसकी पेंटिंग्स में कोमलता के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसके बाद उसकी एक और पेंटिंग, डायलॉग ऑन द बीच। इस पेंटिंग में सेक्सुअल टॉपिक को दिखाया गया था। इस पेंटिंग में इतना ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इस पेंटिंग को बार्सिलोना म्यूज़ियम वालों ने भी अपनी एग्जीबिशन में लगाने से इनकार कर दिया था। इस पेंटिंग को देखने के बाद उनका सर घूम गया था और उनका कहना था इस पेंटिंग को आम पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 1938 में डाली फ्राइड से मिले। उसकी उम्र अभी 82 इयर्स की हो चुकी थी। अभी वो एक बूढ़ा इंसान था। डाली ने उसके सिद्धांतों के ऊपर पेंटिंग्स बनानी शुरू करी और उसका एक पोर्ट्रेट भी बनाया। फ्राइड ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो सनक से भरा हुआ है और वो जीनियस है। पर पिकासो इसे ठुकरा चुके थे क्योंकि डाली अब जनरल फ्रैंको का पिट्ठू बन चुका था। पुर्तगाल की एम्बेसी से वीज़ा लेकर समंदर के रास्ते वो अमेरिका चला गया और वो जहाँ पर भी गया हर समय गाला को अपने साथ रखा। इसके बाद उन्होंने एक और पेंटिंग बनाई, द फेस ऑफ वॉर, क्योंकि वो समय वर्ल्ड वॉर का समय था। इसके बाद डाली का एक अलग ही चेहरा हमारे सामने आता है जब उसने 1942 में 38 साल की उम्र में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली। उसकी इस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक राइटर ने इसको बोला बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। उनका कहना था कि ये आदमी अपने संकीपन और क्रूरता को कला का नाम देकर बेचता है, मगर उसने डाली के विचारों को समझने की भी कोशिश करी। उसके द्वारा लिखा गया ये पन्ना आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसका कहना था कि ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले ज़्यादातर अपनी उपलब्धियों को और अपनी तारीफ़ों को ही अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, जो कि झूठे हैं, जबकि हर व्यक्ति के अंदर एक हारा हुआ इंसान होता है। उन्होंने कहा, डाली क्या है? एक बहुत अच्छा चित्रकार और एक बहुत ही घटिया इंसान। क्या किसी किताब से बदबू आ सकती है? अगर ऐसा होता तो वो किताब होती डाली की बायोग्राफी। अपनी महानता के लिए उसने रास्ता भी क्या चुना? कुछ ऐसी ऊट-पटांग हरकतें करो जिससे लोग सदमे में चले जाएं, दर्द से चिल्लाने लगें। अगर 5 साल के हो तो अपने से छोटे बच्चे को गोद से गिरा दो। डॉक्टर के सामने आने पर मुक्का मारकर उसका चश्मा तोड़ दो।
अगर ये भी ना कर सको तो ऐसा करने के सपने देखो। और 20 साल बाद एक गधे को कला के नाम पर एक पियानो के ऊपर लेटाकर कैंची से उसकी आंखें बाहर निकाल दो। सुनने में बहुत घटिया लगता है और ओरिजिनल भी नहीं लगता, मगर जैसा डाली का करैक्टर था, जैसा उसका बिहेवियर था, ये सब सुनकर भी हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। आगे ऐसा और बहुत कुछ है, ऐसे बहुत से फैक्ट्स आएंगे आगे, जिसे सुनने के बाद आप भी डाली को एक पागल समझेंगे। इसके कुछ समय बाद ही दोबारा से चर्चा होने लगी डाली के ऊपर लिखी गई एक और किताब के ऊपर, जो कि लिखी थी उसकी बहन के द्वारा। 1960 में आई ये बुक सल्वाडोर डाली सीन्स बाय हिज सिस्टर। 1959 में उसके पिता की मौत हो चुकी थी और परिवार से उसका आखिरी नाता भी टूट चुका था। जायदाद में तो उसको कुछ मिला नहीं था, मगर उसके घर पर जो पेंटिंग्स पड़ी थी उसके लिए भी उसको कई मुकदमे लड़ने पड़े। यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि कोर्ट में उसने एक वकील को भी पीट दिया था। मगर इस किताब में ऐसा क्या था? डाली भड़का क्यों? उस किताब में थी डाली की माशूका या डाली की उस समय बन चुकी पत्नी गाला की बुराई। डाली को ये कतई गवारा नहीं था कि कोई उसकी पत्नी की बुराई करे, मगर डाली की इन हरकतों को देखते हुए गाला भी उससे परेशान हो गई। इसके बीच में ही एक पेंटिंग सामने आई। ये पेंटिंग थी डाली की पत्नी की, जो कि उसने बनाई थी 1945 में। इस पेंटिंग का नाम काफ़ी बड़ा है। पेंटिंग का नाम है माई वाइफ नेकेड लुकिंग एट हर ओन बॉडी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टेप्स 3 वर्टेब्रे ऑफ कॉलम स्काई एंड आर्किटेक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने अपनी वाइफ की पीठ को पेंट किया है और उसके सामने उसकी वाइफ की पीठ के ऊपर कुछ आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो अमेरिका से यूरोप गए, बहुत सी पेंटिंग्स बनाई, बहुत सी एग्जीबिशन करी, बहुत सी फिल्म्स के लिए इंस्टॉलेशंस भी बनाए। और उस समय उनका एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगा। उनका कहना था कि मुझ में और एक संकी में बस एक ही फ़र्क है कि मैं संकी नहीं हूँ। और इसके बाद जब उनके ऊपर ड्रग्स लेने के भी इल्ज़ाम लगने लगे तो उनका कहना था, मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैं खुद ड्रग्स हूँ। कभी गरीबों के हक में नारे लगाने वाला, उनके लिए जेल चला जाने वाला डाली स्पेन के शासक फ्रैंको का सपोर्टर बन गया। उसने स्पेन में ही रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसने बास्केट और ब्रेड नाम की एक पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग बहुत ही साधारण थी, इसमें कुछ अश्लील नहीं था, कुछ भी भयानक नहीं था, कुछ एंजाइटी वाला नहीं था। लोगों को लगने लगा कि इस पेंटिंग के साथ उसने सोरियलिज्म को मार दिया है। और साथ में कुछ लोगों का कहना था कि डाली पब्लिसिटी स्टंट्स करता है। जैसे कि 1936 में लंदन के एक म्यूज़ियम में सोरियलिज्म का एक फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें डाली को लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब डाली वहाँ पर आया तो उसने एक समुद्री गोताखोरों वाला पहरावा पहना हुआ था। सर के ऊपर हेलमेट था, एक हाथ में गेम खेलने वाली छड़ी थी, दूसरे हाथ में 3 फुल फाउंड नस्ल के कुत्ते पकड़े हुए थे। और जो हेलमेट पहना हुआ था उसमें एक छेद था जिससे कि वो सांस ले सके। रिपोर्टर्स ने पूछा कि ये सब क्या है, तो डाली ने कहा कि मैं इंसानों के समंदर में डूब रहा हूँ। ऐसी हरकतें करते थे डाली। वो अपने घर में संभोग का प्रदर्शन करते थे और 1939 में एक एग्जीबिशन में डाली की पेंटिंग में उनसे बिना पूछे ही कुछ चेंज कर दिया गया। इसके बाद डाली ने वहाँ पर एक इंस्टॉलेशन में रखा हुआ बाथ टब खिड़की से नीचे गिरा दिया।
1955 में सिया यूनिवर्सिटी में उनको एक बार लेक्चर देने के लिए भी बुलाया गया था और वो वहाँ पर रोल्स रॉयस में आए थे जिसके अंदर बहुत सारी पत्ता गोभी भरी हुई थी। 1970 में अमेरिका के द डिक कैविट शो में वो अपने साथ एक एंटिएटर नाम के जानवर को भी लाए थे। जैसा कि हमने उनकी एक पेंटिंग द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में देखा था कि चींटियां समय को खा रही हैं, लेकिन उनका ये किस्सा भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जो कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि उनको एक बार अधमरा चमगादड़ मिला जिसको उन्होंने अपने घर लाकर एक टीन के डब्बे में रख दिया। जब सुबह उसको देखा तो उसमें चींटियां लग चुकी थी। उस चमगादड़ को चींटियां खा रही थी। तो डाली ने उस चमगादड़ को उठाया और आधा खुद खा गए। सुनने में बहुत ही घटिया और वाहियात लगता है, मगर ये डाली ने खुद एक्सेप्ट किया है। और जहाँ तक हम उसके बिहेवियर को समझ पाए हैं, जहाँ तक देख पाए हैं, डाली ऐसा ही था। डाली की इस तरह की हरकतों को देखते हुए गाला बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। उसके संकीपन से ही प्यार करने वाली गाला, उसके पेंटिंग्स को देखकर उससे प्यार करने वाली गाला आज उसके इसी संकी बिहेवियर की वजह से ही उससे दूर रहने लगी। डाली ने उसको एक पुराना किले नुमा बंगला गिफ्ट किया था। गाला उस बंगले में रहने लगी इस शर्त के साथ कि डाली उसकी मर्जी के बिना वहाँ पर नहीं आ सकता। गाला की उम्र अभी 87 ईयर्स हो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार भी हो चुकी थी। 1982 में 87 साल की उम्र में गाला की मौत हो गई। गाला मर चुकी थी, जिस वजह से डाली को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, उसके हाथ कांपने लगे थे और उस समय के दौरान ही उसके घर में आग लगी थी जिससे वो बच गया था और उसके रक्षक उसको उसी के द्वारा बनाए गए एक म्यूज़ियम में ले गए थे। अब डाली को उस म्यूज़ियम में ही मरना था, यही डाली की आखिरी इच्छा थी। 23 जनवरी 1989 में सल्वाडोर डाली भी इस दुनिया से चला गया, मगर जाते जाते वो अपना एक विचार छोड़ गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जीनियस को मरने का हक नहीं होता। लेकिन डाली के मरने से पहले उसकी एक लास्ट पेंटिंग लोगों के सामने आई थी जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि जिस समय डाली एक सीधी लाइन खींचने की हालत में भी नहीं था, उस समय उसने ये पेंटिंग कैसे बनाई। इतनी साफ और स्पष्ट लकीरें कोई कैसे खींच सकता है जबकि उसका हाथ कांप रहा हो। लोगों का कहना था कि ये पेंटिंग डाली ने नहीं बनाई, बल्कि डाली ने बस अपने सिग्नेचर करे हैं, या फिर उसके साथियों ने खाली कैनवस पर उसके सिग्नेचर ले लिए थे ताकि बाद में वो उसकी पेंटिंग्स को बेचकर पैसा कमा सके। म्यूज़ियम के अंदर डाली मर चुका था और बाहर लोगों की भीड़ थी और भीड़ को याद आ रहा था उनका बनाया हुआ एक इंस्टॉलेशन जो कि 1938 में पेरिस में लगाया गया था, जिसका नाम था द रेनी टैक्सी। इस इंस्टॉलेशन में एक टैक्सी है जिसकी छत टूटी हुई है। आगे की सीट पे ड्राइवर बैठा है जो कि एक पुतला है और पिछले की सीट पर भी एक महिला का पुतला रखा हुआ है और उस पुतले में से वनस्पतियाँ निकली हुई हैं और उसके ऊपर बैठे हुए हैं असली जिंदा घोंगे और टैक्सी के ऊपर से पानी गिर रहा है। डाली को कुछ अवार्ड्स के द्वारा भी सम्मानित किया गया है जिनके बारे में आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डाली मर चुका था, लेकिन फिर भी 2017 में उसकी कब्र को
दोबारा से खोदा गया, जिसका कारण था एक महिला के द्वारा दिया गया बयान, जिसमें महिला का कहना था कि डाली उसके पिता थे। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए उसकी कब्र को बाहर निकाला गया और डाली का डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन बाद में वो दावा झूठा निकला। वो डाली की बेटी नहीं थी। हमारे इस एपिसोड के लिए इस कलाकार को चुनने का जो कारण था, नेटफ्लिक्स पर चलने वाली वेब सीरीज मनी हाइस्ट और उसका मास्क, जिसकी मूछें आसमान की तरफ खड़ी हैं। जाते जाते उनकी मूछों के स्टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। डाली का कहना था कि ये मूछों का स्टाइल उनकी खुद की इनोवेशन है, जबकि देखा जाए तो 17वीं सदी के एक स्पेनिश दरबारी पेंटर डिएगो वेलास्क्वास की मूछें भी ऐसी ही हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो भी एक कंट्रोवर्शियल ही आर्टिस्ट रहे हैं। उन्होंने भी कुछ न्यूड पेंटिंग्स बनाई हैं और एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसको लोग घंटों तक एग्जीबिशन हॉल में खड़े होकर निहारते रहते थे। ये पेंटिंग आप भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस कलाकार ने बनाई थी एक ऐसी पेंटिंग जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और लोगों ने जिसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। ये पेंटिंग थी एक नग्न स्त्री की, जिसमें उसके नितंबों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंट किया गया था। लोगों का मानना था कि आज तक कोई भी ऐसी न्यूड पेंटिंग नहीं बनाई गई जिसमें नितंबों को इतना खूबसूरत दिखाया गया हो। इस पेंटिंग को देखते ही एक 3D इफ़ेक्ट आता था। देखने वालों को लगता था कि वो भी आर्टिस्ट के साथ साथ पेंटिंग को छू रहे हैं, इस पेंटिंग को फील कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। खैर, हम बात कर रहे थे सल्वाडोर डाली के जीवन के बारे में, उसकी लाइफ के साथ जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्शियल किस्सों के बारे में, उसके आर्ट वर्क के बारे में और उसके संकी पुणे के बारे में। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या डाली एक पागल था, संकी था या फिर जीनियस था? अपने सुझाव आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगला आर्टिस्ट कौन होना चाहिए, हमारे अगले एपिसोड में हम किस कलाकार के जीवन के बारे में आपके साथ बातचीत करें, हमें ये भी बताते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि आदित्य के साथ।